नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आप सभी को हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है वो पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के अनुसार यह चैप्टर 2 है जो भारत में राष्ट्रवाद है। तो भारत में राष्ट्रवाद का यह तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने सत्याग्रह के विचार तक आ चुके हैं। तो जैसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए हैं 1915 में, और सबसे पहला उन्होंने 1 वर्ष में 2 सत्याग्रह आंदोलन किए, जिसमें से एक चंपारण में किया और दूसरा गुजरात के खेड़े जिला में। दोनों ही किसानों के लिए किया गया आंदोलन था, जिसमें से एक तिनकठिया पद्धति के लिए किया गया जो चंपारण में, और दूसरा था खेड़ा जिला में। तो वहाँ जो लगान था उसके लिए किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन। तो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में सबसे ज़्यादा जोर दिया है सत्य विचार पर, और सत्य की शक्ति तथा सत्य की खोज के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। और सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने बतलाया है कि व्यक्ति अहिंसा के द्वारा कोई भी दमनकारी व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह काफ़ी संघर्ष करने के बाद मिलेगा, और दमनकारी जो है वह अपना नीति त्याग देगा। तो इसके आगे हमें पढ़ना है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो है वह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है कानून है, जो राजनीतिक कैदियों को लगातार 2 वर्षों तक बिना किसी मुकदमा के जेल में बंद करने के लिए किया गया है। तो यह जो है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया है, जो 1919 में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया है, जो लगातार जो 2-3 जो अहमदाबाद और खेड़ा तथा चंपारण में जो विजय हुए हैं, उनसे वह अंग्रेज जो है काफ़ी चिंतित है, और उन्होंने रॉलेट एक्ट कानून लाया है, जो राजनीतिक कैदियों को 2 वर्षों तक लगातार जेल में बंद रखने के लिए किया जा है। तो यह जो महात्मा गांधी है, यह रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए वह फिर से एक आंदोलन जो कर रहे हैं, वह पूरे चाह रहे हैं कि पूरा इस रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध हो, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उभरे। लेकिन जो ये आंदोलन है वह 6 अप्रैल को प्रस्तावित किया गया और 10 अप्रैल को शुरू हुआ। और ये जो 10 अप्रैल को जो आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें वहाँ पे काफ़ी हिंसा हुआ है, जिससे वहाँ के लोग जो है काफ़ी उग्र हो चुके हैं, और डाकघर, स्कूल, कॉलेज, जो न्यायालय है वहाँ पे, रेलवे स्टेशनों पर सभी जगह हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिससे वहाँ के इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, तथा वहाँ के जो जर्नल है उसे चेंज करके और उसके जो कमान, उस एरिया का जो कमान है वह जनरल डायर को दे दिया जाता है, जिससे वहाँ पे जो व्यक्ति है सभी उग्र हो चुके हैं। और रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। यहाँ सभी लोग बैसाखी मेला के लिए, और जो आंदोलन करता है वो दोनों ही आए हैं। जो आंदोलन करता है वह आंदोलन के लिए जालियांवाला बाग में जुटे हुए हैं, और बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वह वहाँ पे बैसाखी के जो मेला लगा है उसके घूमने के लिए आए हैं, जिसे जो जनरल डायर है, जो मेले में आए हुए लोग एवं जो राजनीतिक लोग जो आंदोलन करता है, उनको दोनों पर अंधाधुंध गोली चला देता है, और जिससे काफ़ी मतलब सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं। ये रॉलेट एक्ट कानून के विरोध के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे जो आंदोलन करता थे, और इस बात से जो शहर में जो मार्शल लॉ लगाया गया है, इस बात से अनजान लोग मेला घूमने आए हैं, जिन पर जो निहत्थे थे उन्हें भी गोली मार दिया गया है। तो 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, और जिससे लोग भी असंतुष्ट है, और जनरल डायर के जो है वहाँ पे उन्हें हटा दिया गया है। और जनरल डायर ने यह दलील दिया है कि यह भीड़ पर गोली चलाकर उन्होंने दमनकारी आंदोलनकारी जो है उन्हें एक नैतिक शिक्षा दे रहे हैं कि वह इस प्रकार से आंदोलन नहीं करना चाहे, उन्हें नहीं करना है,
चूँकि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, इसलिए उसने कहा कि मैंने इसलिए इस भीड़ पे गोली चलाई है। और इससे महात्मा गांधी असंतुष्ट है और अब वह असहयोग आंदोलन करेंगे। तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि वह जो अंग्रेज है उनकी जो यहाँ पे शासन चल रहा है, कि अंग्रेज यहाँ पे आए हैं, भारतीयों के सहयोग से उनका शासन चल रहा है, और अगर भारतीय लोग उन्हें अगर सहयोग ना दे तो उनकी जो शासन है वह 1-2 वर्षों में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करेंगे। और जो असहयोग आंदोलन है उसे महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिम के एकता के साथ शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि मुस्लिम के लिए एक खिलाफत पद है, खलीफा का जो पद है उसका एक मुद्दा है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और उसमें तुर्की की हार हो चुका है, जिससे तुर्की जो धूरी राष्ट्र है वो पूरी तरह से हार चुका है, और उन सभी पर जो जुर्माना लगा है उससे वहाँ की जो तुर्की का जो शासक है वो खलीफा का जो पद है उसे हटा दिया गया है। और इसी को लेकर जो मुस्लिम लीग है वो सभी आक्रोश में है, और मुस्लिम हिंदू को इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी एक करते हैं और एक करके असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जो पूरे देश में नहीं मगर लगभग पूरे उत्तर भारत में यह आंदोलन चलता है, जिसमें जो विद्यार्थी है वह कॉलेज स्कूल जाना बंद कर देते हैं। शिक्षक अपनी सभी जो है शिक्षक प्रधानाध्यापक जो है वह इस्तीफा दे देते हैं। वकील कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ रहा है, और जो भारतीय न्यायाधीश है वो सभी अपना पद छोड़ चुके हैं। और इसकी जो शुरुआत है महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उससे करते हैं। महात्मा गांधी सबसे पहले जो लोगों को उपाधि दिया गया था वो वापस देते हैं सभी लोग, और उसी तरह से विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, शिक्षक पढ़ाना छोड़ देते हैं। इस तरह से वह असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन है वह भी एक हिंसक रूप ले लेता है, जिससे महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को ही बंद कर देते हैं। और आंदोलन में जो विभिन्न किस्म अलग अलग धारणा के जो लोग हैं वह एक स्वराज्य के लिए मांग कर रहे हैं, तथा दूसरा जो है कस्बा के लोग जो है, बस्ती के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो जो बैसाख के मेला में जालियांवाला बाग में जो आए हुए लोग हैं वो उन पर जो गोली चली इसके लिए वह कस्बे के लोग विरोध कर रहे हैं। और जो शहर के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो उनका जो मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो उनके यहाँ जो मिल में जो काम करने के लिए दिया जा रहा है उन्हें जो अच्छी वेतन नहीं मिल रही है, उन पर जो टैक्स लगाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण है वो सभी हटाया जाए। और जो वहाँ पे जो असहयोग आंदोलन के कारण जो शहर के लोग हैं उन्हें कपड़े महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया गया है, जिससे कपड़े महंगे हो चुके हैं। इस प्रकार से यह आंदोलन चलता है। और देहात के लोग भी मतलब ग्रामीण लोग जो है वो भी विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं वो परेशान हैं वहाँ के ज़मींदार से, जो एकाएक अधिक लगान ले रहे हैं। उनकी जो लगान का जो सीमा है वह तय नहीं किया गया है, जिससे वे लोग ज़मींदारों का बहिष्कार कर रहे हैं। तो हमने ये समझ लिया है कि अब कैसे कैसे आंदोलन हुआ है। तो आइए अब इसको रीडिंग करते हैं और जो बची खुची बातें होंगी उसे दोबारा समझते हैं।
तो रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ है, जो महात्मा गांधी ने अब रॉलेट एक्ट के विरोध में इस प्रस्ताव के खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक सत्याग्रह शुरू करेंगे। इस अधिनियम के अनुसार जो सरकार है वह राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए यह जो कानून है रॉलेट एक्ट उसे भारी शक्ति देता है, जो 2 सालों के लिए बिना मुकदमा के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखता है। मतलब इसमें जो रॉलेट एक्ट है, जैसे कि बतलाए हैं कि रॉलेट एक्ट जो 2 साल तक राजनीतिक गतिविधि में जो कैदी गिरफ्तार होंगे उन्हें 2 सालों तक कैद करके रख सकता है, वह हिरासत में रख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने लोगों के आक्रोश को देखकर राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसने के लिए यह फैसला लिया है। तो जो अंग्रेज है वो ब्रिटिश जो सरकार है वह जो लोगों को जो राष्ट्रव्यापी जो राष्ट्रवादी जो लोग हो चुके हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए यह रॉलेट एक्ट लाया है, जो वाकई एक क्रूर रूल है। जो 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक जो जुलूस चल रही थी उस पर गोलीबारी करती है, जिसमें बैंक, डाकघर और रेलवे स्टेशन पर व्यापक हमले हुए हैं। जो अमृतसर की जो पुलिस है वह जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें डाकघरों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे बैंकों जैसे स्थान पर जो विरोध कर रहे थे उन पर हमले किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जिससे वहाँ के जो ब्रिटिश सरकार है वह मार्शल लॉ लगा देती है और जनरल डायर को कमान दे दिया है, जिससे जो जनरल डायर है वह 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला कांड होता है उसका जिम्मेवार है। जो वहाँ के जो लोग मेला घूमने और जो राजनीतिक कार्यकर्ता है जो क्रांतिकारी है वो उन पर जो भीड़ में जो दोनों भीड़ पर गोली चला देती है और दोनों जो समूह है उन पर गोली चला देती है, जिससे काफ़ी लोग मारे गए हैं। और जनरल डायर ने सभी निकास बिंदुओं को बंद कर दिया है और भीड़ पर गोली चलाया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोग उग्र हो चुके हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। पुलिस के साथ संघर्ष और सरकारी भवनों पर हमले किए। और जो जनरल डायर जब जालियांवाला बाग हत्याकांड कर देता है तब वहाँ के जो लोग हैं वह उग्र हो चुके हैं और पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं तथा सरकारी भवनों पर हमला कर दिए हैं। और महात्मा गांधी को आंदोलन बंद करना पड़ा, क्योंकि यह एक हिंसक युद्ध बन चुका था। जो ये रॉलेट एक्ट के कानून के विरोध में जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कर रहे थे उन्हें महात्मा गांधी को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि जालियांवाला बाग में बहुत लोग मारे गए हैं और जिससे लोग और भी उग्र हो चुके हैं। इसीलिए यह जो राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चल रहा है वह अब एक हिंसक युद्ध बन गया है, जिसके लिए महात्मा गांधी इस जो राष्ट्र आंदोलन है उसे बंद कर देते हैं। महात्मा गांधी ने तब हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाकर खिलाफत का मुद्दा उठाया है। और जैसे कि तुर्की में जो प्रथम विश्व युद्ध में हारा है, जिसका खलीफा का पद को हटा दिया गया है, उसी के लिए जो महात्मा गांधी है हिंदू और मुसलमान को दोनों को एक लाते हैं और बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन करते हैं 1919 में। और सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने एक अन्य नेता को खिलाफत के समर्थन के साथ साथ स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की बारे में बताते हैं। जैसे कि अब जो 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसके बाद अब महात्मा गांधी डायरेक्ट असहयोग आंदोलन करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग और हिंदू का जो हिंदू लोग हैं वो और खिलाफत समिति के जितने भी सदस्य हैं वो सभी मिलकर अब असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार जैसे कि भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई है और असहयोग आंदोलन चंपारण में प्रस्तावित है। असहयोग आंदोलन चरणों में प्रस्तावित है। इसकी शुरुआत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी उपाधियों के समर्पण और सिविल सेवा, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूल एवं विदेशी सामानों के बहिष्कार के साथ होना शुरू हुआ है। तो महात्मा गांधी ने
अब असहयोग आंदोलन शुरू किया है, जिसमें सभी लोग अपनी उपाधि को लौटा रहे हैं। सेना, पुलिस और जो सिविल सेवा में जो काम कर रहे हैं वो सभी नौकरी छोड़ करके, त्यागपत्र दे करके अब असहयोग के समर्थन में आ गए हैं। आंदोलन के समर्थन में और विरोधियों के बीच कई बाधाओं और अभियान के बाद आखिरकार दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया है। और इसी तरह जो असहयोग आंदोलन है उसमें जो अलग अलग धारणा के लोग हैं वो सभी सम्मिलित होंगे। तो जनवरी 1921 में असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन दोनों शुरू हुआ है। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने भाग लिया है, जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू दोनों ही एक साथ है। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है असहयोग आंदोलन, इसमें सबकी अपनी अपनी आकांक्षा है, सबका अलग अलग उद्देश्य है। तो इस प्रकार फिर कस्बे के लोग भी, जैसे शहर के लोग भी शामिल हुए हैं, जिसमें से मध्य वर्ग ने आंदोलन शुरू किया है और जिसमें शहर के जो छात्र है, शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, सरकारी प्रधानाध्यापक ने और कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो सभी अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे रहा है और जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो पढ़ना छोड़ दिया है। वकील अपनी कानूनी प्रथा को छोड़ दिया है और असहयोग की भावना से वह अलग हो गया है। और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा से उत्पादन तब बढ़ गया जब लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। हालांकि यह जो आंदोलन है कई चरणों में चला और यह धीमे धीमे खादी के कपड़े महंगे होने के कारण ये आंदोलन समाप्त होने लगे और छात्रों और शिक्षकों के चयन के लिए कम भारतीय संस्थान है, इसीलिए वे सरकारी स्कूलों में वापस चले गए हैं। जैसे कि असहयोग आंदोलन के असफल होने का सबसे मुख्य कारण में आ गया है जो खादी कपड़ा जो भारत के हथकरघा और भारतीय मिलों में बन रहा है वह महंगे हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है उसके जो कपड़े बने हैं वो सस्ते मिलते हैं, जिससे शहर के जो लोग हैं अब नहीं खरीद सकते हैं। खादी के जो कपड़े हैं वह महंगे होने के कारण नहीं खरीद पा रहे हैं और जो छात्र है एवं जो शिक्षक है उन्हें जो भारतीय स्कूल में जो चयन किया गया वो काफ़ी कम है और बहुत सारे शिक्षक अभी बचे हुए हैं जिनको भारतीय शिक्षण संस्थानों में जॉब नहीं मिला, जिससे वह पुनः सरकारी स्कूलों में चले गए हैं, अंग्रेजों का जो स्कूल है उसमें चले गए हैं, जिससे असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर। ये लेक्चर कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और अगला पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। जय हिंद, जय भारत।